जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे नेपाल में चल रहे महासंग्राम के पीछे पीछे की मेन वजह क्या है। नेपाल में जैन जी प्रोटेस्ट क्यों चलाया गया। नेपाल में जैन जी प्रोटेस्ट चलाया गया तो क्यों चलाया गया और जैन जी किसे कहा जाता है। जैन जी उन लोगों को कहा जाता है जो सन 1997 और 2015 के बीच में जिन लोगों ने जन्म लिया है उन्हें जैन जी कहा जाता है। जैन जी प्रोटेस्ट इसलिए नहीं चलाया गया था कि वहाँ पर सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया था। ये एक वजह हो सकती है किंतु ये पूर्ण रूप से इसे नहीं माना जा सकता है। जैन जी प्रोटेस्ट इसलिए चलाया गया था क्योंकि नेपाल में भ्रष्टाचार करप्शन इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि वहाँ पर लोगों को जॉब के लिए बाहर देशों में अप्लाई करना पड़ रहा था। 2022 में 15,000 से अधिक स्टूडेंट को रशियन मिलिट्री ज्वाइन करनी पड़ी, यानी कि आप कह सकते हैं 15,000 से ज़्यादा लोगों ने रशियन मिलिट्री को ज्वाइन किया था क्योंकि नेपाल में पूर्ण रूप से जॉब नहीं मिल रही थी। स्थायी रूप से वहाँ पर काम नहीं मिल रहा था, स्थायी रूप से वहाँ पर रोजगार उपलब्ध नहीं था, इसलिए लोग बाहर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे। जबकि नेपाल के लोगों को ये मालूम था कि उन लोगों को कुछ ही दिनों की ट्रेनिंग देकर फर्स्ट लाइन पर यानी कि सबसे आगे लड़ाई के लिए खड़ा कर दिया जाता था। भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से बंद करने के लिए ये जैन जी प्रोटेस्ट चलाया गया था। जैन जी प्रोटेस्ट का एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि वहाँ पर जो नेताओं के बच्चे थे, नेताओं के जो लड़कियां थी या लड़के थे, वो बाहर जाकर अपनी लग्जरी लाइफ को शो आउट कर रहे थे, यानी कि वो अपने लग्जरी लाइफ जी रहे थे और लग्जरी लाइफ जीने के साथ साथ वो अपनी तस्वीरों को, अपने वीडियोज़ को सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से डाल रहे थे। यानी कि तस्वीरें लोगों सामने आई तो लोगों ने फोटोज़ पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया, उन वीडियोज़ या फोटोज़ पर अपने अपने कमेंट्स करने शुरू कर दिए, जिसके चलते लोगों में बहुत ही ज़्यादा चर्चा फैलने लगी। लोगों में एक बहुत ही ज़्यादा माहौल ये बना कि जो आम आदमी, जो गरीब आदमी है, उससे 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है और जो नेताओं के लोग, नेताओं के बच्चे हैं, वो बाहर जाकर लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, जिसके चलते लोगों में बहुत ही ज़्यादा कमेंट करने शुरू कर दिए। तो वहाँ की सरकार, नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया को बैन कर दिया। सोशल मीडिया बैन करने का केवल एक ही रीजन था कि नेता लोग, जो कार्यकर्ता लोग हैं, नेता जो चिमचा लोग हैं, वो अपनी चोरी को छिपा सकें, वो अपने भ्रष्टाचार को छिपा सकें, इसलिए वहाँ पर सोशल मीडिया को बैन किया गया था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पर करप्शन यानी भ्रष्टाचार इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था कि लोगों को स्थायी रूप से जॉब नहीं मिल रही थी। 2022 में नेपाल में जो जॉब का रेशियो था तो 20.82% जॉबलेस व्यक्ति थे, यानी कि 100 में से 20 स्टूडेंट जॉबलेस थे, यानी कि 5 में से 1 स्टूडेंट जॉब नहीं कर सकता था। इतनी वहाँ पर महामारी चल रही थी, जिसके चलते लोगों ने बाहर जाना, यानी कि बाहर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल में 7 सितंबर 2025 को हामी नेपाली नामक एनजीओ चलाते हैं, जिसमें वो 7 सितंबर 2025 को शाम को 11 बजे एक मैसेज करते हैं कि कल 8 बजे सभी स्टूडेंट नेपाल की राजधानी काठमांडू मंत्रिमंडल से सभी स्टूडेंट जमा होंगे और वहाँ पर एक प्रोटेस्ट लाया जाएगा, जिसमें डिमांड एक ही होगी, करप्शन को हटाया जाए, रोजगार को बढ़ाया जाए। तो 8 सितंबर 2025 को सभी स्टूडेंट यानी कि जैन जी जिसे बोला जाता है, सभी लोग वहाँ पर मंत्रिमंडल से इकट्ठा होते हैं और मंत्रिमंडल से पार्लियामेंट की ओर मार्च करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते वहाँ पर 2000 ज़्यादा लोगों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके चलते वहाँ पर पुलिस फोर्स भी बुलाई जाती है प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। क्योंकि प्रोटेस्ट को रोकना इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि 2000 संख्या बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, जिसके चलते वहाँ पर सरकार उन पर टीयर गैस और वाटर कैनन और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करने का ऑप्शन दे देती है। तो वहाँ पर चलते धीरे धीरे वाटर कैनन और टीयर गैस का इस्तेमाल होने लगता है, जिसके चलते वहाँ पर प्रोटेस्टर को थामना बहुत मुश्किल हो रहा था। प्रोटेस्टर और भी आक्रोशित होते जा रहे थे, जिसके चलते वहाँ पर नेपाल की सरकार ने ओपन फायर का ऑप्शन दे दिया, ओपन फायर करने का उनको आदेश दे दिया। ओपन फायर जब की जाती है, प्रोटेस्टर को रोकने के लिए ओपन फायर हमेशा पैरों में ओपन फायर की जाती है, यानी पैरों के तले, घुटनों के तले ओपन फायर की जाती है। किंतु नेपाल में सब कुछ उल्टा हो रहा था। ओपन फायर जब की गई तो वहाँ पर डायरेक्ट लोगों के मस्तक पर सीधे गोली से वार किया गया, रबर बुलेट्स नहीं, एक्चुअल बुलेट से सीधे मस्तक पर वार किया गया। ऑन स्पॉट वहाँ पर 19 लोगों की डेथ हो गई और 400 से ज़्यादा अधिक लोग घायल हो गए। जो 19 लोगों की डेथ हुई तो उसमें से एक 12 साल का बच्चा भी शामिल था। 12 साल का बच्चा भी मारा जाता है। इस प्रकार की तानाशाही देखकर लोगों में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश बढ़ गया और भी ज़्यादा वहाँ पर लोगों में जैसे ही ये खबर फैली और भी लोग वहाँ पर आने लगे और भी लोग पढ़ने लगे। 2 और 3 बजे के बीच वहाँ की सरकार एक फैसला लेती है कि वो कर्फ्यू लगा देगी। 2:30 बजे के बाद वो कर्फ्यू लगा देंगे, जिसके चलते वहाँ पर कर्फ्यू तो लगाया जाता है, किंतु वहाँ पर संख्या
हर घंटे बढ़ती ही जा रही है। देखते ही देखते वहाँ पर संख्या 2 से 3 गुना बढ़ जाती है, जिसके चलते वहाँ पर कुछ बच्चे पार्लियामेंट के अंदर भी घुस जाते हैं और पार्लियामेंट में आग लगा देते हैं। यहाँ तक कि देखते ही देखते लोगों में इतना ही ज़्यादा आक्रोश बढ़ जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री के घर में घुसकर उनकी पत्नी को जला दिया जाता है। और जितने भी नेताओं या नेताओं के घर या नेताओं की कोई प्रॉपर्टी थी, लोगों का टारगेट केवल एक ही रह गया था, जो नेता लोगों की प्रॉपर्टी है वहाँ पर हमला किया जाए और वह प्रॉपर्टी को खत्म किया जाए। इस एनजीओ को चलाने वाले 36 साल के व्यक्ति सुडान गुरुंग थे, जिन्होंने केवल 36 घंटों में ही नेपाल की सरकार को गिरा दिया। 36 घंटों के अंदर केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। सुडान गुरुंग का कहना था कि वहाँ पर जो अब सरकार बनाई जाएगी वो केवल सरकार लोगों की परामर्श के ही अनुसार बनाई जाएगी। लोगों ने चुनाव किया तो वहाँ पर प्रेजेंट टाइम में सुशीला कार्की को पीएम के पद पर नियुक्त किया गया है। पीएम के पद पर सुशीला कार्की को शपथ लेने से पहले सुडान गुरुंग ने 3 शर्तें रखी थी। पहली शर्त यह थी, जो अभी तक लोगों ने सदन में जितनी भी सीटें जीती हैं उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। दूसरी डिमांड ये थी, जो प्रोटेस्टर मारे गए हैं, जिन प्रोटेस्टर को मारा गया है उनके परिवार को आर्थिक और शारीरिक सुविधाएं भी दी जाएंगी। तीसरी डिमांड ये थी, जो ब्लैक मनी नेताओं के बच्चों की जो ब्लैक मनी है उसे पुलिस की हिरासत में लिया जाए। धन्यवाद।